Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. IIM Bangalore recently released the sample paper for its upcoming entrance for its undergraduate programs in data science and economics. In this video, let's just analyze what the paper was like, the level of difficulty, and all things around that. So, without any further ado, let's begin. Now, before we start, I just want to let you know that we have also uploaded the official sample paper on our website for absolutely no cost for free, जहाँ पर आप जाके सेम सैम्पल पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं. आपको बेनिफिट ओवर द ऑफिशियल वेबसाइट इज दैट ए आपको स्कोर दिखेगा जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिखेगा. बी आपको सही आंसर दिखेंगे जो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं दिखेंगे. सी आपको आंसर के साथ उनकी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिखेगी. डी आप रैंकिंग देख सकते हो कि जितने बच्चों ने वो पेपर दिया है उसमें आप कहाँ पर रैंक करते हो. All of these things are not available on official website whilst retaining the same features of the official website, that is the exact same layout. हमने कुछ additional feature डाल के आपके लिए mock available कराया है, so you can go on the website and also have a look at it. अभी ऑल दो स्लाइड में सोल्यूशंस लिखा है, वी विल कम अप विद द सोल्यूशंस एज वेल, बट उससे पहले एनालिसिस की बात कर लेते हैं. ऑल्दो ऑफ द इफ वी टॉक अबाउट द एक्चुअल पेपर, सेक्शन का सीक्वेंस ये था कि पहले आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन था, फॉलोड बाय लॉजिकल रीजनिंग एंड फॉलोड बाय quantitative and data interpretation. In terms of the analysis, we will start with logical reasoning, followed by English comprehension, followed by quantitative and data interpretation. So let's start with logical reasoning and data, logical reasoning part, not data interpretation. Before starting that, थोड़ा सा पेपर के बारे में आइडिया दे दूं. पेपर में जैसे हमें पहले से पता था, देयर विल बी 3 सेक्शंस. देयर वाज अ सेक्शनल टाइमर व्हिच वाज टोल्ड अर्लियर, बट अभी एग्जैक्ट कितने कितने मिनट के सेक्शन होंगे वो हमें पता है. दैट इज first section is going to be English comprehension, 15 questions, 30 minutes, followed by logical reasoning, 15 questions, 30 minutes again, followed by quantitative and data interpretation, 30 questions, 60 minutes, totaling to 120 minutes. You cannot switch between the sections because आपका section time bound है. You cannot also submit the section preemptively. अगर आपका 30 मिनट का सेक्शन है, आपका क्वेश्चन सारे 20 मिनट में हो गए हैं, आपको 10 मिनट वेट करना पड़ेगा, दूसरों को घूरना पड़ेगा बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, एज इज द केस विद अदर पेपर्स इज वेल. यहाँ पर आपकी जो मार्किंग स्कीम है दैट इज +3 -1. सो इन दैट केस द पेनल्टी फॉर यू to mark anything wrong is higher than other papers compared to other papers, wherein इंदौर की बात करें, रोहतक की बात करें, जिपमैट की बात करें, the penalty is 25% of marks, and in the case of IIM Bangalore it is roughly 33.33% of your correct marks. So in that case penalty थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा accurate रहना पड़ेगा. अब अगर आप बात करते हैं इसमें कट ऑफ क्या होएगी, गुड स्कोर क्या होएगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते, बिकॉज ए वी डू नॉट नो हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पेपर. बी वी डोंट नो द लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस ऑफ ऑल द पीपल हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट इट, बिकॉज कंपेयर टू आई पी मैट इंदौर, जिप मैट, उस टाइम तक पीपल वुड बी मच मोर प्रिपेयर्ड. हमें नहीं पता, इससे पहले अभी ऐसा कोई मैनेजमेंट एंट्रेंस नहीं हुआ था जो दिसंबर के महीने में हो रहा हो. सो वी डोंट हैव डेटा कि दिसंबर तक बच्चे जनरली कितने पढ़ लेते हैं, कितना नहीं पढ़ते. सो दैट इज गोइंग टू बी अनदर प्रॉब्लम दैट वी हैव. एंड इसके अलावा पहली बार है पेपर हो रहा है, तो हमें उसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी थोड़ा सा सैम्पल पेपर से आइडिया लगा है, बट उसके अलावा हमारे पास कोई बैरोमेट्रिक असेसमेंट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ हाउ द कट ऑफ्स आर गोइंग टू प्ले आउट. सेक्शनल कट ऑफ के केस में इट ऑल्सो डिपेंड्स कि अगर वो किसी एक सेक्शन को थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज दे दें तो सेक्शनल कट ऑफ्स भी ऊपर नीचे कर सकते हैं. तो हम उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकते, फिर भी आपको एक थोड़ा रफ नंबर बताना होगा तो मैं आपको बता दूंगा. बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की. लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन में कुछ ये टॉपिक्स थे. अगर मैं बात करूं, अरेंजमेंट के 4 क्वेश्चन थे, 2 लीनियर के 2 सर्कुलर के. दे वर नॉट लाइक कि एक स्टेटमेंट है, एक सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन, उसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन है. नो, दोनों अलग सेट थे, यहाँ भी दोनों अलग सेट थे. इनमें से एक आध क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में भी आया था, बट क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द डे अरेंजमेंट का था. एक क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन का था, 2 नहीं थे. एंड इन दैट केस आपका ऑड वन आउट के 3 क्वेश्चन थे. सीक्वेंस एंड सीरीज का 1 क्वेश्चन था. वेन डायग्राम के 2 क्वेश्चन थे. डायरेक्शन का 1, कोर्स ऑफ एक्शन 1, रैंक्स ऑन ऑर्डर 1 एंड एनालॉजी 1. अब इसमें आपको एक चीज जो मैं यहां से समझाना चाहता हूं इज दैट जस्ट बिकॉज कुछ टॉपिक्स आपको यहाँ दिख रहे हैं डज नॉट मीन सेम टॉपिक पेपर में आएंगे. जस्ट बिकॉज यहाँ जो टॉपिक है नहीं है वो पेपर में अभी सैम्पल में नहीं आए तो एक्चुअल पेपर में नहीं आ सकते. आई फील लाइक जो एक्चुअल पेपर होएगा वो थोड़ा बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बिकॉज आई फेल्ट लाइक कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा बेकार है, इन अ सेंस दैट मुझे 3 क्वेश्चन दिखे ऑड वन आउट का, एक सीरीज का, एक एनालॉजी का,
मोस्टली सिमिलर लॉजिक लग रहा था इन सारे पांचों क्वेश्चंस में। अगर एक्चुअल पेपर में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बट उन 5 क्वेश्चन में हो सकता है लॉजिक अलग अलग टाइप का लग रहा हो, सारे लेटर बेस्ड सीरीज, ऑड वन आउट एनालॉजी ना हो, नंबर बेस भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पोजिशनल वैल्यू चेंज हो रही है, वॉवल्स का यूज़ हो सकता है, नंबर के बेस में प्राइम नंबर का यूज़ हो सकता है, एक्सपोनेंट्स का यूज़ हो सकता है, किसी भी चीज़ का यूज़ हो सकता है। सो दैट इज देयर इन केस ऑफ दीज टॉपिक्स। इन टर्म्स ऑफ वेन डायग्राम ऑल्सो 2 क्वेश्चन थे, दे वर वेरी सिमिलर, किसी को एक आता है ऑटोमेटिकली उसे दूसरा आता होगा। आई डोंट थिंक एक्चुअल पेपर में ऐसे 2 क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम वो डाल के देंगे आपको, सेम टू सेम नहीं थे बट दे वर वेरी सिमिलर। एट द सेम टाइम कुछ टॉपिक्स ओमिटेड हैं जैसे क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, सो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आएगा ही या बिल्कुल नहीं भी आएगा, बट आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सारे टॉपिक्स के लिए करेंगे, यू विल नॉट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू दीज टॉपिक्स, सो दैट इज वन थिंग। Second thing that you need to understand from this paper for the logical reasoning section is that paper was doable but it was extremely lengthy. अगर आपको इन्होंने 30 मिनट दिया है, जो कि नॉर्मली मैं कहता हूँ LR इज अ सेक्शन जिसमें पढ़ना भी रिलेटिवली कम पड़ता है कंपेयर टू अदर 2 सेक्शंस, एट द सेम टाइम जब आप पेपर में भी करते हो तो यहाँ टाइम बचाते ही हो। जब बच्चा रोहतक या जिपमेट का एग्जाम लिखता है वहां पर there is no sectional timer, so in that case what students usually do is कि वो LR verbal कम टाइम में कंप्लीट कर लेते हैं एंड वो एक्स्ट्रा टाइम जो बचता है वो सारा क्वांट्स में लगाते हैं। सो आई हैव दैट नोशन कि LR तो जल्दी हो जाता है, हम नॉर्मली क्वेश्चंस भी करते हैं तो ऐसा ही होता है। दैट वाज नॉट द केस विद दिस पेपर, एंड पार्टली you know my fault when I was attempting this paper was the fact that I did not scan through the paper, which is going to be very important अगर पेपर जैसा सैम्पल पेपर है वैसा ही eventually आता है तो। the reason why I say so is that अगर हम सैम्पल पेपर की बात करें तो वहाँ क्वेश्चंस ऐसे थे कि आपका लॉजिकल रीजनिंग में अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, इतना लंबा इन्फॉर्मेशन दे रखा है, एंड दैट वाज अनफॉर्चुनेटली द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर मी। सबके लिए अलग डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, इट गेट्स शफल्ड। मेरे लिए आई वाज अनफॉर्चुनेट कि पहला क्वेश्चन भी अरेंजमेंट का था, सेकंड भी अरेंजमेंट का था। मैंने आगे स्किप करके देखा नहीं था, मैंने पहला अरेंजमेंट का देखा, मैंने बढ़िया बैठ के 6-7 मिनट दे के उसका इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अरेंजमेंट सेट सॉल्व करा, उसके बाद आंसर मार्क करा, एंड देन आई वेंट टू द सेकंड क्वेश्चन होपिंग कि ठीक है अगर इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, 5-6 मिनट लगा है, तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे 2-3 सब क्वेश्चन तो होंगे। नो, नॉट द केस। एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पे एक ही क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन भी उतना ही बड़ा मेरा अरेंजमेंट का क्वेश्चन और उस पर भी एक ही क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं। सो दैट इज वाई आई पर्सनली पैनिक्ड कि यार मैंने तो 6-7 मिनट पहले में दे दिया, दूसरा भी इतना बड़ा है, आगे का पेपर कैसा होगा। तो दैट इज वाई मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा खराब हो गया। बट नाउ दैट आई नो, नाउ दैट आई एम अवेयर, नाउ दैट आई नो कि अगली बार जब मैं पेपर दे रहा हूँ, मॉक दे रहा हूँ, मैं थोड़ा स्कैन करूंगा, मैं राउंड स्ट्रैटेजी अपनाऊंगा। वेरेवर आई सी अ क्वेश्चन जिसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, भाई इतना लंबा सेट है, इसे करने में 6-7 मिनट लगने वाले हैं, तो वो मैं लास्ट के लिए छोड़ूंगा। कुछ भी ईजी सा दिखता है वो मैं पहले करूंगा। अगर मैं थोड़ा बेटर मैनेज करता हूँ तो आराम से 15 के 15 क्वेश्चन 30 मिनट्स में हो सकते हैं। इवन अभी जब मैं सॉल्व कर रहा था फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वाज एबल टू सॉल्व 14 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस, बट आई फेल्ट लाइक कि वो मैंने जो इनिशियली पैनिक करा उसके चक्कर में मेरा एक क्वेश्चन छूट गया और 2 क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि बिल्कुल जो लास्ट में 2 क्वेश्चन करे थे टाइम नहीं बचा था, तो बस जल्दबाजी में कर दिए और छोटी छोटी सी मिस्टेक की वजह से गलत हो गया। बट थोड़ा टाइम बेटर मैनेज करता तो पेपर ऐसा था कि मैं 15 के 15 क्वेश्चन कर सकता था इन 27-28 मिनट्स, एंड उसमें 100% एक्यूरेसी भी आराम से रह सकती थी। इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन आई फील लाइक, अगेन कट ऑफ में आपको नहीं बता सकता, कट ऑफ के लिए बहुत सारे मेट्रिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं दैट आई हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन। बट क्योंकि एक ऐसा पेपर था जो डुएबल था, आई वुड से 32-33 के ऊपर आपका स्कोर आ रहा है तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कट ऑफ शुड इवेंचुअली बी लोअर देन दिस, जस्ट बिकॉज अभी आपका 20-22 मार्क्स आए डज नॉट मीन यू हैव टू बी डिसहार्टेंड कि यार भैया ने तो 32-33 बोल दिया है एंड आई तो आई एम एट 16-18-20। नो, सेक्शनल कट ऑफ वुड ऑलवेज बी लोअर देन अ गुड स्कोर, दैट इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग इज दैट कि हमें नहीं पता कि वो सेक्शनल कट ऑफ किस हिसाब से इवेलुएट करेंगे। अगर हम IIM शिलोंग की बात करें, लास्ट ईयर वर्बल में 36 was their sectional cutoff for verbal ability from the IP MAT Indore paper, जहाँ IP MAT Indore का खुद का cutoff was 113. So we don't know how they are going to get the students किस सेक्शन को ज़्यादा वेटेज देंगे, कम देंगे, so that is there. But हाँ, आपका एम ये रहना चाहिए कि अगले इतने दिनों में यू आर ट्राइंग टू टच वो 30 वाला मार्क, उससे थोड़ा ऊपर जा रहे हो, सो दैट इज देयर इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन।
क्वेश्चंस डुएबल थे बट एज आई मेंशन लेंदी थे. आपको एक बार स्कैन करके देखना पड़ेगा कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम का है, कौन सा क्वेश्चन कितने टाइम का नहीं है, सो दैट यू कैन बेटर प्लान, यू कैन बेटर मैनेज एंड मेक गुड यूज ऑफ योर टाइम. अगर आप वो करते हो तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ रहा है, बहुत सारे केसेस बन रहे हैं अरेंजमेंट में. ऐसा नहीं है. केस बनता है, अगले ही कंडीशन पे वो केस कैंसिल हो जाता है. सो वो वाली दिक्कत नहीं आती है. दैट इज व्हाट वी हैव इन द केस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. नाउ ओवर टू हार्दिक सर who is going to analyze the English comprehension section of this particular paper. Thank you. Okay guys, so let's talk about the verbal ability section of this IIM Bangalore sample paper. We are going to discuss types of questions, number of questions and level of difficulty of each question. Let's start. So the first topic is reading comprehension. There are total 2 sets, total 8 questions. That means 4 questions in each set. If I talk about the level of difficulty, 6 questions are easy and 2 questions are moderate. That means no question you can say is difficult at all. The next type is identify the part of speech. Now a word is given to you which is used in 4 different parts of speech in 4 different sentences, and you need to choose the option, choose the sentence which uses the word as an adverb. The next is fill in the blanks with 4 blanks. So a long sentence is given to you with 4 blanks and you need to choose the option which has 4 correct words. Okay, the next type is fill in the blanks with single blank. So a sentence is given with 1 blank and you need to choose the option which makes the sentence meaningful and of course grammatically correct also. Choose the grammatically correct sentence. Now 4 sentences are given, same 4 sentences, and you need to choose the sentence which is grammatically correct. This is a grammar based question and the concept on which this question is based is past perfect. So if you are good with tenses, then this is a very easy question. The next one is odd one out. So 5 sentences are given just like parajumbles, but here the catch is you need to pick the sentence which is odd, which is not following the theme, okay, which is not following the theme of the sentences that are given to you. Okay, so out of the 5 sentences, 4 sentences are following the theme and 1 sentence is not following the theme. That is going to be your answer. The next one is idiom based question. So a sentence is given with an idiom and you need to choose the option which expresses the meaning of that idiom. And the last question is based on synonym. So a sentence is given with a word which is highlighted and underlined and you need to choose the correct option which is the synonym of this particular word, okay, which is underlined. So this is all about your verbal ability section. Now over to Ravi sir. He is going to discuss the QA section with all of you. Thank you. Hey, hi guys. My name is Ravi Sharma. I welcome you all to the ACE IPM का ये वाला एनालिसिस जहाँ पे हम IIM बैंगलोर के सैम्पल पेपर को एनालाइज कर रहे हैं. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या बात करने वाले हैं कि क्विक एनालिसिस करेंगे पूरे सैम्पल पेपर का कि सैम्पल पेपर में क्या था, कहाँ कहाँ से टॉपिक्स आए, क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल क्या था एंड एवरीथिंग, राइट. इसके बाद एक और वीडियो हम अपलोड करेंगे जहाँ पे विल बी सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन और देखेंगे कि एक्चुअल में कितना ज़्यादा डिटेल्ड था क्वेश्चन या राइट क्वेश्चन कैसे थे कैसे नहीं थे. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर एडो. सो व्हाट वी हैव इज, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने पूरा जो सैम्पल पेपर है इसमें क्वेश्चंस को देखा है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठ के आए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी कैन सी इज कि हमारे पास डीआई के क्वेश्चन उठ के आए हैं. तो 2 डीआईज आए थे, राइट, 2 डीआईज और है ना, तो टोटल 8 क्वेश्चन फ्रॉम द डीआई. देन हमें अरिथमेटिक के क्वेश्चन देखने को मिले हैं. अरिथमेटिक में एवरेजेस, परसेंटेजेस, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, है ना, टाइम एंड वर्क, ये सब देखने को मिल रहा है. प्रॉफिट लॉस भी है हमारे पास. प्रॉफिट लॉस के 2 क्वेश्चन आए हैं. बिसाइड दिस अलजेब्रा देखने को मिल रहा है. अलजेब्रा में वी हैव मॉड्यूलस, वी हैव सीरीज, है ना, ऐसे और भी टॉपिक अलजेब्रा से उठ के आए हैं. नाउ हमारे पास मॉडर्न मैथ्स के क्वेश्चंस भी हैं. तो मॉडर्न मैथ्स में सेट्स हो गया, राइट, फंक्शंस हो गया, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया. तो मॉडर्न मैथ्स भी अच्छा खासा उठ के आया है.
ज्योमेट्री की बात करें तो ज्योमेट्री में हमें ट्राइंगल्स, पॉलीगन्स और ट्रिग्नोमेट्री ये क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, बाकी और तो नहीं देखने को मिला। बट इसका मतलब ये है कि हम ये मान सकते हैं कि ज्योमेट्री के भी क्वेश्चंस आएंगे और हमें ज्योमेट्री को भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ओके, बिसाइड्स दिस व्हाट वी हैव, हमें कैलकुलस भी देखने को मिला है। तो कैलकुलस जैसे कि कैलकुलस का क्वेश्चन यहाँ पे भी है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पे भी क्वेश्चन आया है। ऑल तो इंटीग्रेशन देखने को नहीं मिला, बट हमें सिंपल कैलकुलस के क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। और बिसाइड्स दिस अगर पूरी ओवरऑल बात करें तो क्वेश्चंस का लेवल कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि इंदौर जैसा था, ठीक है। और क्वेश्चंस काफ़ी कैलकुलेटिव थे, तो ऐसा नहीं था कि हर एक क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो रहा है। बहुत ही कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कि इजीली सॉल्व हो रहे थे, अदरवाइज काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस थे, है ना। डीआईस की भी बात करें तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चंस वहाँ पे भी हमें देखने को मिले हैं इस पूरे सैम्पल पेपर में। ओके, तो यहाँ पे हमें इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी क्वेश्चन देखने को मिला है ना। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, तो जो सिलेबस हमें IIM बैंगलोर ने बताया था कि ये सिलेबस है जिसकी प्रिपरेशन बच्चों को करनी है, जो उन्होंने बोला था कि 11th एंड 12th का जो मैथ्स है वो पूरा ही उन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज हम सैम्पल पेपर में भी देख रहे हैं कि 11th 12th के पूरे मैथ्स से क्वेश्चन उठ के आए ही आए हैं। ऑल दो इंटीग्रेशन जैसा डिफिकल्ट टॉपिक हमें नहीं देखने को मिला यहाँ पे, हमें वेक्टर 3D देखने को नहीं मिला यहाँ पे, राइट। हमें स्टैटिस्टिक्स देखने को मिला है यहाँ पे। ओके, तो देखते हैं अब एक बार हर एक क्वेश्चन का एनालिसिस पर्टिकुलरली करके देखते हैं। मतलब हम हर एक क्वेश्चन सॉल्व तो अभी हम नहीं करेंगे, बट एक बार बर्ड आई व्यू से उस क्वेश्चन को देखेंगे, और जो मैंने थोड़ा सा देखा था तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बताऊंगा कि कैसा क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है। तो देखो, जैसे सपोज हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आया। इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन ये एवरेजेस का क्वेश्चन है। अब एवरेजेस के क्वेश्चन में ये फर्स्ट क्वेश्चन इज या तो ये फर्स्ट क्वेश्चन एवरेजेस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एवरेज एज सच इजी टॉपिक है अगर हम अरिथमेटिक की बात करें, बट एक क्वेश्चन के कॉम्प्रिहेंशन में मैंने बच्चों का रिव्यू देखा कि काफ़ी उन्हें डिफिकल्टी हुई इस क्वेश्चन को कॉम्प्रिहेंड करके सॉल्व करने में। ओके, बाकी हम इसका सोल्यूशन देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक्चुअली में कितना डिफिकल्ट था कितना नहीं था, ठीक है। बट मैं अभी फिलहाल इसको ईजी कैटेगरी में तो नहीं रखूंगा, मैं इसको मीडियम मॉडरेट कैटेगरी में रखने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट इज दिस विच इज़ बहुत ही बेसिक परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो एज सच दिस इज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। परसेंटेजेस आता है तो ऑब्वियसली वी कैन डू इट वेरी इजीली, ऑल्दो शायद यहाँ पे कैलकुलेशन की प्रॉब्लम बच्चों को हो सकती है, बिकॉज जो यहाँ पे हमें नंबर्स गिवन है ना, जो वैल्यूज गिवन है 109350 और 79716.15, तो इससे ये देखने को मिल रहा है कि टॉपिक तो आसान है ना, डुएबल चीज़ है, बट जो हमें वैल्यूज़ दे रखी हैं बिकॉज ऑफ दोज वैल्यूज़ ये काफ़ी कैलकुलेटिव जा रहा है ना। तो अगेन हम अब इसको अगेन इसी वजह से इजी कैटेगरी में रख सकते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारा टाइम वहाँ पे काफ़ी यूटिलाइज कर लेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, तो नेक्स्ट आर DIs। तो DIs की अगर हम बात करें सो वी हैव, देखो जैसे फर्स्ट DI में हमें 3 पाई चार्ट्स दे रखे हैं, एक परसेंटेज पे है और बाकी 2 डिग्रीज पे हैं, और उससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगेन इसको भी हम ऐसा नहीं बोल सकते कि इजी है DI, बिकॉज 3 अलग अलग अगर हमारे पास पाई चार्ट्स एंड क्वेश्चंस भी ऐसे आ रहे हैं जहाँ पे तीनों को ही एक साथ मर्ज करके हमें आंसर निकालना है। बिसाइड्स दिस द लैंग्वेज इन द क्वेश्चन, द कॉम्प्रिहेंशन इज डिफिकल्ट, है ना, समटाइम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में कि कहाँ से किस डाटा को उठाना है। तो अगेन आई कैन नॉट से दैट इट इज़ ईजी, राइट। तो ये फिर भी मैं इसे ईजी कैटेगरी में अगेन नहीं रखूँगा। सो वी हैव 1 2 एंड 3 एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम दैट DI। बिसाइड्स दिस मेरे पास एक ये भी DI है। अच्छा, ये वाला DI इज़ नॉट एज सच डिफिकल्ट बिकॉज द नंबर्स आई कैन सी इज़ वेरी इजी। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, परसेंट ऑफ बॉयज़ दे रखा है, तो वहाँ से हम नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ बॉयज़ निकाल सकते हैं, एंड जो भी क्वेश्चन है बोला है वो हम कर सकते हैं। तो दिस DI इज़ नॉट दैट मच डिफिकल्ट जो पहले वाला DI था। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ में आती है कि क्वेश्चन का सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ऐसा ना हो कि हम कैलकुलेशन करने में ही अपना टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट कर दें, तो हमें क्वेश्चन को सेलेक्ट करना भी बहुत बेटर तरीके से आना चाहिए। तो हमारे पास 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चन यहाँ पे से आए हैं। नेक्स्ट इज दिस विच इज़ स्टैटिस्टिक्स से बेसिकली ये क्वेश्चन आया है। अब अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हर कोई कंफर्टेबल नहीं होता। अब इस क्वेश्चन की पर्टिकुलर बात करूं तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिखने में शायद डिफिकल्ट हो सकता है। अगेन लैंग्वेज द कॉम्प्रिहेंशन कैन बी अ प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली में दिस क्वेश्चन इज नॉट वेरी मच डिफिकल्ट। अब मैं यहाँ पे बायस हो जाता हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी कॉम्प्रिहेंशन फिर भी अच्छे में क्वेश्चन पढ़ के समझ लेता हूँ, बट अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करूँ तो कॉम्प्रिहेंशन की वजह से उन्हें समझने में टाइम लगेगा, देन उसको अटेम्प्ट करके फाइनल आंसर निकालने में टाइम लग सकता है। अगेन इसको भी मीडियम कैटेगरी में ही रखेंगे, बट सिंपल तो नहीं कहेंगे ना ही डिफिकल्ट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है विच इज़ फ्रॉम दी SICI, नॉट SICI, इट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। अब
ठीक है, प्रॉफिट लॉस का सिंपल क्वेश्चन है, एज सच नॉट डिफिकल्ट वन, बट येस आई कैन से दैट इट इज़ कैलकुलेटिव क्वेश्चन, ठीक है, बट इतना भी कैलकुलेटिव भी नहीं है, तो ईजी टू मीडियम कैटेगरी में इसे रख सकते हैं हम। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप, सो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, अगेन मतलब मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे दिख रहा है PQR इंटरनेट पार्टनरशिप, एंड आई नो कि पार्टनरशिप के क्वेश्चन जनरली ईजी होते हैं, बट यहाँ पे अगर नंबर को देखें तो 55540 समथिंग कुछ ऐसा नंबर दे रखा है, तो शायद कैलकुलेशन में डिफिकल्टी हो सकती है। अगेन क्वेश्चन इज, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, इट इज़ ईजी टू मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। तो इनइक्वालिटी को इन्होंने मर्ज करा है किसके साथ, मॉडुलस के साथ, तो मॉडुलस प्लस इनइक्वालिटी है, तो यहाँ पे हमें मॉडुलस इनइक्वालिटी दोनों टॉपिक्स को अच्छे से क्लियर होना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करने का ट्रिक भी पता होना चाहिए, राइट। तो देखेंगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे, तो आई कैन से दैट दिस इज अ मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन। नेक्स्ट इज वी हैव दिस विच इज लिमिट्स विद द ट्रिग्नोमेट्री, तो यहाँ पे कैलकुलस का एक पार्ट आया है लिमिट्स, एंड देन उसके साथ ट्रिग्नोमेट्री भी लग गई है, एंड बिसाइड्स दिस हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, आंसर शुड बी नॉन जीरो नंबर। तो भाई ये इजी क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, बिकॉज हमने 12th में जिस टाइप से कैलकुलस पढ़ी है वहाँ पे हमें ऐसे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते, हमें सिंपली लिमिट्स सॉल्व करनी होती है ना, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। Then we have simple speed distance time का क्वेश्चन, by just looking at it we can understand, although comprehension करके कहानी को समझना पड़ेगा, then solve करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग कॉम्प्रिहेंशन में हो सकता है, बट अगर मैं नंबर्स की बात करूँ यहाँ पे 15-20 दिख रहा है, तो दीज आर नॉट बिग नंबर्स, तो कैलकुलेशन में आई डोंट थिंक सो इतनी डिफिकल्टी होनी चाहिए यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे एवरेज स्पीड से भी रिलेटेड कुछ है चीज़ें यहाँ पे, है ना, एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, सो आई डोंट थिंक दैट इट इज़ difficult, but I can just say that yes, it is easy to moderate kind of question. Now we have this sets का क्वेश्चन, कार्डिनलिटी पे बेस्ड है, थोड़ा बहुत अगर आपको ये देख के डर नहीं लगता तो ऑब्वियसली यू कैन जस्ट डू दिस क्वेश्चन, तो आई विल बी सेइंग कि yes easy क्वेश्चन है ये, इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन, हमने काफ़ी क्वेश्चन ऐसे 12th क्लास में करे हैं, तो आई डोंट मतलब 11th में करे हैं, तो आई डोंट थिंक सो दैट ये हमें कोई डिफिकल्टी क्रिएट करने वाला है, तो ये बहुत ही ईजी कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, बट यस इक्विवेलेंस के हिसाब से मुझे रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांसिटिविटी और सिमेट्रिसिटी ये सब देखना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग थोड़ा सा हो सकता है, ओके। बट अच्छी बात है कि हमें उसमें प्रूफ कुछ भी नहीं करना, तो हमें जस्ट चेक करना है ना, तो इसलिए वो क्वेश्चन ईजी कैटेगरी में रखते हैं। दिस इज़ यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन, लेंदी भी बहुत क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में शायद इंट्री केसेस भी हैं जो शायद बच्चे को डिफ़िकल्टी हो सकती है उस कॉम्प्रिहेंशन को कन्वर्ट करना इनटू द इक्वेशन एंड सॉल्व करना, सो आई वुड से दैट दिस इज़ बेसिकली मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज़ बेसिकली अगेन सेट्स, तो इसको सेट से बहुत आसानी से किया जा सकता है, सो दिस इज़ नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। नेक्स्ट पे आते हैं, दिस इज़ अगेन प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, नंबर्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन में हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आई विल नॉट से दैट दिस इज डिफिकल्ट, सो आई कैन से दैट इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच इज़ बेस्ड ऑन द सीरीज़ एंड इनफाइनाइट सीरीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो अगर हमें इनफाइनाइट सीरीज़ का थोड़ा बहुत ज्ञान है तो ऑब्वियसली वी कैन डू दिस क्वेश्चन, एंड फ्रॉम माय एक्सपीरियंस आई नो दैट इनफाइनाइट सीरीज़ इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती यार, नॉर्मल सीरीज़ से काफ़ी जल्दी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको नॉर्मल से उसका फॉर्मूला पता है, तो इट इज़ अगेन नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी कोई रोल प्ले हो रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो अगेन आपको आइडिया होना चाहिए उस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है क्या नहीं होता, सो अगेन दिस इज़ द काइंड ऑफ मॉडरेट क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट बट मॉडरेट। Next is this where we have something related to the triangle or something, if yeah है ना, so this is triangle related question, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, अब जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि इजी है डिफिकल्ट है, बट लगता नहीं है कि डिफिकल्ट होगा, तो आई वुड से दैट दिस इज मॉडरेट काइंड ऑफ क्वेश्चन। नेक्स्ट वी हैव दिस पॉलीगन से क्वेश्चन है, हेक्सागन एंड ऑक्टागन, एंड इनके एरियाज़ को कंपैरिजन करना है, तो आपको इनका एरियाज़ निकालना आना चाहिए दोनों का, तो अगर फॉर्मूला पता है तो यू कैन जस्ट डू इट वेरी इजीली, थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी लग रहा है यहाँ पे, बट ऑल द वैल्यूज गिवन, तो आई वुड नॉट से दैट दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, अगेन मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन वी कैन से। नेक्स्ट इज दिस इज आई थिंक प्योरली फ्रॉम द एनसीईआरटी वाला बुक, तो एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी करे होंगे आप लोगों ने, सो दिस इज अगेन ईजी काइंड ऑफ क्वेश्चन, नॉट डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज वी हैव दिस 26 क्वेश्चन इन विच वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोबेबिलिटी, क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, और नंबर इवन नंबर्स की बात हुई तो ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला, इसको मैं ईजी कैटेगरी में रख सकता हूँ। एंड देन वी हैव दिस 27th क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्री भी है यहाँ पे मॉडुलस भी है यहाँ पे, और यहाँ पे आई कैन सी दैट देयर समथिंग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी यहाँ पे, और फिर कॉम्पोजिट फंक्शन भी यहाँ पे, तो एक ही क्वेश्चन में 4 डिफरेंट टॉपिक्स लग रहे हैं गाइज, नाउ आई कैन से दैट दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलाइन हो गया किससे, इंदौर से। तो अगर मैं जैसे यहीं पर ही रुक के एक बार इंदौर में एनालिसिस मतलब इंदौर और इस बैंगलोर को कंपैरिजन करूं, तो अब इंदौर में क्या होता है कि 4 to 5 ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे अभी तक एक ही देखने को मिला है, तो यहाँ से आई कैन से कि इंदौर लेवल की डिफ़िकल्टी तो यहाँ पे नहीं देखने को मिल रही मुझे, बट येस
कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो इंदौर में नहीं आते, जैसे कैलकुलस पार्ट बिल्कुल भी नहीं आता, यूनिवर्सिटी को बिल्कुल भी नहीं आता, वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो अल्टीमेटली लेवल उस साइड से भी थोड़ा सा इंक्रीज इसका भी हो ही जाता है ना। तो डिफ़िकल्टी लेवल में मुझे इंदौर ही लगता है। और जिप मैट की बात करें, जैसे जिप मैट लास्ट ईयर है ना, और जो हमारा रोहतक का एग्ज़ाम आया था वो बहुत ही कैलकुलेटिव था, ऑल दो क्वेश्चन ईजी थे। वही सेम चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली है इस पूरे पेपर में भी। तो यस, ये लेंदी भी है सॉल्यूशंस यहाँ पे। जो 12th के टॉपिक्स हैं जो जनरली IIM इंदौर रोहतक जिपमेट में नहीं आते, वो भी यहाँ देखने को मिल रहे हैं, है ना। और यहाँ पे इंदौर लेवल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं। तो इतना ईजी सैम्पल पेपर तो नहीं है ना। नेक्स्ट इज दिस विच इज़ मैट्रिसेस। फीडबैक मुझे ये मिला कि दिस इज़ वेरी लेंदी क्वेश्चन, है ना, ऑल्दो बहुत ही आसान दिखने में तो है, राइट। बाकी इसको जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। बट फ्रॉम द फीडबैक एंड फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, दिस क्वेश्चन वुड बी इन दी डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में, और आई कैन से मीडियम की भी कैटेगरी में कह सकता हूँ, बट बहुत लेंदी है। तो मैं तो इसको छोड़ ही देता, बाकी जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इस पर बात करेंगे दोबारा से। एंड नेक्स्ट इज वी हैव दिस क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये कैलकुलस एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से उठ के आया है। डिफ़िकल्ट तो नहीं होना चाहिए हमें यहाँ पे, क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट हमें निकालनी है, फिर उसको मैक्सिमम करना है ना। तो ऐसा कुछ यहाँ पे दे रखा है चीज़ें, तो हमें बताना है कि एक्स की वैल्यू मतलब एंगल कितना होगा। तो आई डोंट थिंक सो दिस इज डिफिकल्ट, इट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन जो भी हमने पढ़ा है एप्लीकेशन डेरिवेटिव में। एक सिंपल सी बात, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं वो हमें पता होना चाहिए, और दूसरा हमें मैक्सिमम मिनिमम कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन काफ़ी डूएबल ईजिली हो सकता है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़े तो लास्ट क्वेश्चन ये आता है विच इज़ फ्रॉम दी हमारा कौन सा टॉपिक है ये, दिस इज़ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पैरेलल लाइंस और डिस्टिंक्ट लाइंस की बात कर रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, ऐसे क्वेश्चन हमने काफ़ी किए हैं। तो आई डोंट थिंक सो दैट इट इज़ डिफिकल्ट, राइट। सो अगर मैं ओवरऑल देखूं तो गाइज देखो, जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस जो हैं वो हैं कैलकुलेटिव, ठीक है। जो हमारे कैलकुलस से क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं वो न्यू हैं इस फॉर्मेट में, मतलब इस IIM के फॉर्मेट में जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें न्यू है, इसलिए क्वेश्चंस इतने ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं हैं। अलजेब्रा की बात करें या जो वो चीज़ें जिनकी जो कि जनरली IIM इंदौर या रोहतक जिपमेट में आते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल अपर साइड पे देखने को मिल ही रहा है, राइट। तो ओवरऑल अगर पेपर का एनालिसिस हम फाइनल अगर मैं आपको इसका एक क्रक्स बताऊं, तो आई कैन से कि येस, इंदौर के लेवल का क्वेश्चन तो यहाँ पे है। प्रिपरेशन अच्छी खासी चाहिए, बट व्हेन इट कम्स टू योर ऐसे टॉपिक्स जो अब तक इंदौर जिपमेट रोहतक में नहीं आते थे, वो इतना परेशान नहीं करने वाले। तो इसीलिए क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करते समय, जब आप एक्चुअली में अभी कुछ दिन बाद एग्जाम देंगे, तो गाइज सेलेक्टिव रहना क्वेश्चंस को लेकर। कॉम्प्रीहेंड होना चाहिए क्वेश्चन, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्प्रीहेंड हो रहा है, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू इट। लुक एट द वैल्यूज जो गिवन है किसी क्वेश्चन में, बिकॉज क्वेश्चन कुड बी इजी बट द वैल्यूज कैन मेक दैट क्वेश्चन लेंदी, है ना। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो सकती है, ऑल्दो हमारे पास वहाँ पे कैलकुलेटर होगा ऑन स्क्रीन, बट फिर भी ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर की इतनी हमें क्या कहते हैं प्रैक्टिस नहीं है। तो आई वुड से कि उसकी प्रैक्टिस थोड़ी सी ले आओ इन दिनों में, ताकि वहाँ पे ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो यहाँ से ये होगा कि अगर आपको अरिथमेटिक, है ना, मॉडर्न मैथ्स और आपका ज्योमेट्री या अलजेब्रा में कोई कहीं पर भी कुछ कैलकुलेशन आती है, यू विल बी एबल टू ईजिली डू दैट कैलकुलेशन इन द एग्जाम हॉल। और कंसेप्ट तो आपको पता ही है, तो कंसेप्ट कोई ऐसे कोई खास कंसेप्ट तो नहीं डिफ़िकल्ट देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अलग कुछ कंसेप्ट देखने को मिल गया, ऐसा भी नहीं है। तो डुएबल काइंड ऑफ चीज़ हो जाएगी, है ना। तो जितनी प्रिपरेशन करिए गाइज बढ़िया तरीके से वो कर ही रहे हो, करते रहो एग्जाम के दिन तक। साथ ही साथ कैलकुलेटर की भी प्रैक्टिस कर लेना कि ऑन स्क्रीन कैलकुलेटर को कैसे यूज़ किया जाता है, ताकि डिफ़िकल्टी वहाँ पे ना आ जाए कि क्वेश्चन तो सर आता था बट इतना लेंदी था कि कैलकुलेशन करने में ही क्वेश्चन नहीं हो पाए, है ना, बहुत सारे पेपर छूट गया। एंड द थर्ड थिंग इज सेलेक्टिविटी, क्वेश्चन को सेलेक्ट करना बेटर तरीके से, स्किप कर देना अगर कोई बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत लेंदी क्वेश्चन जाने वाला है ना, तो यू कैन जस्ट स्किप इट। ओके, सो दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड, ऑल दी वेरी बेस्ट गाइज। अभी हम जो भी पूरा जो क्वेश्चन पेपर है उसके सोल्यूशंस भी लेके आने वाले हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट। आप लोगों ने मूक दिया ही, आप लोगों ने सैम्पल पेपर जो है ट्राई किया ही होगा। जस्ट मैच योर वर्किंग स्टाइल विद जो हम यहाँ करने वाले हैं और देखना कि कैसा जाता है। ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट, सी यू अगैन इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।